नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं भाऊ जी जो एक बहुत ही माने हुए पत्रकार हैं और जानकार हैं। तो बात करते हैं सर से। पहले तो सर प्रणाम, थैंक यू आपने टाइम निकाला मेरे लिए। सर ये जो व्हिप आया है बड़ा-सा कि भई बीजेपी के सारे सांसदों को वहाँ पर रहना चाहिए और उसके रिस्पॉन्स में जो ऑपोज़िशन है उन्होंने भी बोला है कि सब सब सांसदों को रहना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ होता है तो कोई एक बड़ा बिल आता है। आपके हिसाब में क्या चल रहा है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का जो हिस्ट्री है उससे तो यही पता है, कभी भी कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी जब तक कुछ हो। पेश नहीं होगी तो। जी। अब अलग-अलग सब्जेक्ट है जो अभी सामने है। एक तो चुनाव आयोग है, हुँ, एसआईआर है, फिर ये तमिलनाडु का मंदिर का मामला दीप जलाने का निकला है। ये सब देखते हैं तो कोई ड्रास्टिक होने वाला है, ड्रास्टिक होने वाला है। और दूसरी बात ये जो तरीका है अचानक सबको हाजिर रहने को बोलना, तो इनको भी पता नहीं सामने वाले को। देखो नेपोलियन का एक स्टेटमेंट मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि बैटल ग्राउंड का मतलब केओस होता है हुँ, और जो अपने वालों को डिसिप्लिन में रखे और सामने वालों को दहशत में रखे वह असली सेनापति होता है। तो ये तो दिखाई देता है। अपने लोग तो व्हीप निकला है तो चुपचाप खड़े हो जाएंगे डिसिप्लिन में, और सामने वालों को पता नहीं है क्यों खड़ा रहना है, लेकिन हाजिर तो होना है। तो इसका मतलब साफ है कि कोई ड्रास्टिक करने जा रहे। शायद इंटरनल है या एक्सटर्नल है पता नहीं, लेकिन अगर एक्सटर्नल होगा तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हो सकता है। हुँ, बांग्लादेश के खिलाफ भी हो सकता है, वो चिकन नेक का प्रॉब्लम हल कर दो या यहाँ सर क्रिक तक निकल जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में केओस है और बांग्लादेश में भी केओस है। तो आज की तारीख में इंटरनल मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है थोड़ा एक्सटर्नल कुछ हो सकता है। इसके लिए तैयारी है। और अभी अभी जिस ढंग से जॉर्डन में जाकर वहां से प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो वो तो प्रॉफिट का वो वारिस है ना, इकलौता वारिस है। हुँ, ये भी समझना जरूरी है कि आज ही जॉर्डन जाने की क्या जरूरत थी। तो वो सिर्फ मुस्लिम स्टेट, अरब स्टेट नहीं है, बल्कि प्रॉफिट का डायरेक्टली डिसेंडेंट अकेला है। जी। तो ये अलग अलग डॉट्स है, वो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ समझ रहा हूँ या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। हुँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी बड़ी हरकतें चल रही हैं सर एसआईआर के ऊपर अगर आप देखें अभी 58 लैक्स का तो आ गया है कि बंगाल से काट दिया है। उसके बाद कोई 2 करोड़ लोगों को दोबारा से चेक किया जा रहा है। उसके अंदर मतलब वो उनका डाउटफुल जो चीज़ें चल रही हैं। ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में से 45,000 को निकाला है। कल रात को उनकी तरफ से काफ़ी एक तीव्र तरह का बयान आया कि दोबारा चेक करो, घर से घर जाओ, जो मर्ज़ी करना है करो, मेरे को ये वापस चाहिए ये वो। तो बंगाल में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, बंगाल की बात में उतनी सीरियस नहीं लेता। वो अमित शाह और राजनाथ हैंडल करेंगे। मोदी जी। उसकी परवाह नहीं करता। देखो, वो आपको याद होगा तो वाइस प्रेसिडेंट अचानक रिजाइन हो गए थे। हुँ, प्राइम मिनिस्टर दूसरे दिन विदेश निकल गए थे। हुँ, उनको चिंता नहीं थी कि भाई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, अचानक 4 घंटे में वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन होता है। अब इतना है कि फिर से चुनाव होगा, क्या क्या होगा, उसकी चिंता उनको नहीं थी, क्योंकि उनको भरोसा है कि राजनाथ है या अमित शाह है, ऐसे लोग ये हैंडल करेंगे। वो निकल गए थे दूसरे दिन। हुँ, तो ये एसआर का मामला वगैरह वो तो मोदी चिंता नहीं करते। वो इतना प्री प्लान्ड है। अगर इन गधों ने एनआरसी और सीए होने देते तो एसआर नहीं आता। आप समझ लो। ये सीए और एनआरसी का बाप है। जी। अब सीए जो था और एनआरसी जो था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करती? गवर्नमेंट करती, हुँ, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप करती। एसआर का इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? वो तो अलग है। हमारा उस पर अधिकार ही नहीं है, वो तो चुनाव आयोग है।
समझे आप? कहां से कहां रास्ता निकाला। तो मोदी से पंगा लेने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है इसके पास कितने रास्ते हो सकते हैं। पतली गली से निकलने के लिए कितनी गलियां पड़ी है मोदी के लिए, ये पहले सोचना और बाद में मोदी से पंगा लेना, ये बात भूल जाते हैं और वहां ये तकलीफ में खुद को लाते हैं। अब वो राहुल गांधी की रैली में बोले थे मोदी तेरी कब्र खोदेगी। अबे तू ही कब्र खोद रहा है और 90-95 फुट नीचे गया है, तो तू ही कब्र में गया है, ऊपर आने के लिए सीढ़ी नहीं मिल रही है और बोल रहा है मोदी की कब्र, और मोदी ऊपर से झांक कर देख रहा है ये कहां तक गया है। खुद कब्र में पहुंच गए और मोदी की कब्र की बात कर रहे हैं। यानी इनका दिमाग तक नहीं चल रहा है कि ये इंसान कैसे सोचता है, कहां तक जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एसआईआर वगैरह का मामला नहीं। देखो ममता कितनी इमीडिएटली बैकफुट पर चली गई। एसआईआर में उन्होंने बोला था ये नहीं होगा, ये होगा, खून बहेगा, दंगे फसाद हो गए, क्या हो गया? उल्टा एक हफ्ते पहले उसने बोल दिया, ममता ने, कि मैं अमित शाह के जाल में फंसने वाली नहीं हूं। मतलब क्या है? उसको पता चल गया कि दंगा फसाद होगा तो 356 से प्रेसिडेंट रूल आराम से आएगा, उसकी डॉक्यूमेंट भी रेडी है। जो मैंने 2 महीने पहले इसके दीक्षित के, संजय दीक्षित के प्रोग्राम में बोला था कि ममता क्या करेगी, ममता क्या करेगी मत सोचो, अमित शाह क्या करेगा सोचो। क्योंकि एक बात है, अगर चुनाव आयोग के काम में आप अड़ंगा लगाओगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो चुनाव आयोग डायरेक्टली सर का बोल सकता है कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ है, एक्शन ले लो। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। और जो कुछ चुनाव आयोग कर रहा है वो उनका अधिकार है। ये तो सुप्रीम कोर्ट से बार बार जाकर कंफर्म करके महुआ मोइत्रा ही लेकर आई है, कपिल सिब्बल लेके आया है। सरकार नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में, कंफर्मेशन इन्हीं लोगों ने लाया है कि जो कुछ चुनाव आयोग कर रहा है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने वाले लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो सत्ता चलाने वाले का काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो मैं इसलिए मानता हूं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है वो, लेकिन मुझे लगता है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं होगा। शायद हो भी सकता है, क्योंकि वो तमिलनाडु में जो कुछ मंदिर में दीप जलाने का मामला है या और कहीं, अब केरल में जो कुछ हुआ है, ये सब देखे। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी का अमित शाह, राजनाथ वगैरह लोगों पर पूरा भरोसा है कि ये लोग हैंडल कर सकते हैं इंटरनल सिचुएशन। मुझे वहां झांकने की जरूरत नहीं, मुझे इंटरनेशनल देखना है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये जो सबको व्हीप निकाला है कि हाजिर हो जाओ, कुछ बड़ा करना, यानी कुछ निर्णय लेना है, तो मतलब साफ है, मुझे लगता है कि कुछ एक्सटर्नल मामला गंभीर है। और हम देखें तो ये भगाए जा रहे, भाग जा रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बड़े बड़े शहरों में छुपे थे, वो अपने आप भागे जा रहे। तो इससे लेकर है दूसरी बात, अफगानिस्तान के साथ हमने इतना पक्का हाथ मिलाया है, हैंडशेक किया है, कि वो अगर वहां से पाकिस्तान को दबाना चाह रहे और यहां से सिंध में भी कुछ गड़बड़ हो रही है, और अभी अभी जो ये हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया के जो बॉन्डी बीच के बाद हो रहा है, तो शायद ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होगा, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है, जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है, मोसाद छुपकर या खुलेआम मैदान में आएगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि एक तरीके से पाकिस्तान ने मोसाद को इनविटेशन दिया, आ जाओ घुसकर मारो हमें। क्योंकि पहले तो उन्होंने बोल दिया था जहां कहां छुपे हैं जिहादी और जूस के खिलाफ हम उस वहां घुसकर मारेंगे। तो इन्होंने एक तरीके से उनको इनवाइट किया, आ जाओ मारो हमें। जो कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है उसके बाद तो
मोसाद के लिए खुला इनविटेशन है। और जिस ढंग से वो कतार में जाकर कुछ करते हैं इधर उधर, तो यहाँ तो उनको डायरेक्ट कश्मीर से या भारत की जमीन से उनको रास्ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कुछ एक्सटर्नल मैटर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। शायद अमेरिका के खिलाफ होगा या ब्रिक्स के खिलाफ होगा। एक एक आइडिया करके सोचो, इंडिया यूनो से विड्रॉ करेगा, ये बड़ा डिसीजन हो सकता है ना। अगर यूनो आउटडेटेड है, हमारे काम का नहीं है और बार बार हमें ही तकलीफ दे रहा है, तो ऐसी इंस्टीट्यूट का हम सदस्य क्यों रहे, मेंबर क्यों रहे। इंडिया तय करता है कि हम यूनो से विड्रॉ हो जाते हैं, तो दुनिया में कितना केओस हो जाएगा सोचिए। तो ये भी एक एक्सटर्नली बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। अगर सब देश मेंबर, बहुत सारे मेंबर मिलकर 150 126 वगैरह मिलकर हमको वीटो पावर देने की बात कर रहे हैं और आप अड़ंगा लगाकर बैठे हो, तो ठीक है, तुम चलाओ जो कुछ चलाना है। हम अलग से टेबल लगाते हैं, हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल साउथ का अलग होगा। जिनको आना है आ जाओ, बैठ जाओ, हमारे पास कुर्सी है। हमारे लिए यूनो में कुर्सी नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हम अपना सिक्योरिटी काउंसिल बनाते। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं मानता हूं कि इस पर भी अभी ये तो छोटा मामला नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मामला है, ना पार्टी का मामला है, ना इंटरनल मामला है। करेक्ट। तो इसलिए अभी मुझे ये दिमाग में चल रहे घोड़े दौड़ रहे, पता नहीं कहा जा रहे। लेकिन मुझे लगता है ये इतने बड़े बड़े मामले हैं, वो हम अंदाज नहीं कर सकते। और मोदी बहुत रिस्क लेने वाला इंसान है। उन्होंने बोला ही था सर, इस बार तो काफी रिस्क लेना पड़ेगा हमको। हाँ, एक इंटरव्यू में वो तो देखो, जो जिसका खुद का कोई फायदा नहीं होता, वो नुकसान से डरता नहीं है। ये आप समझ लो, हर एक को कुर्सी बचानी है, सत्ता बचानी है, पैसा बचाना है, इसको कुछ बचाना है ही नहीं। इसलिए ये बाकी जो मतलबी लोग हैं उनके लिए मोदी बहुत डेंजरस बन जाता है, क्योंकि उसका नुकसान आप नहीं कर सकते ना। आप किसी को भी धमकाते हो, ब्लैकमेल करते हो, धमकाते हो, उसका मतलब क्या होता है, आप उसका नुकसान करने की धमकी देते हो। इसका नुकसान क्या करोगे, सत्ता की कुर्सी जाएगी, ये उसको डर नहीं है, क्योंकि कुर्सी पर बैठकर जो लाभ उठाए जाते हैं उसमें से उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको डराओगे कैसे। वो प्रधानमंत्री रहे, सरकार चलाए, ये देश की जरूरत बन गई है। तो यहां बहुत बड़ा फासला हो जाता है दोनों में। उसको हराना जो चाहते उनकी बात। अब दूसरी बात देखो, राहुल गांधी हो या अपोजिशन हो, ये मोदी को हराना चाहते। क्या सरकार बनाना चाहते, क्या देश चलाना चाहते, पता नहीं। तो लोग, आम जनता जो ऐसी सोचती है कि भाई मोदी को हराएंगे, चलो तुम्हें चाहिए, हम मोदी को हरा देते, पूरा 50-55 सीट पर ला देते। उसके आगे क्या, आप बनाओगे सरकार, आप चलाओगे सरकार, नहीं वो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं आरोप करूंगा, भाग जाऊंगा। तो आम जनता क्या सोचे। देखो, लोग जो है, आम जनता जो है, वो मेहनत करके, मेहनत का कमाती है, मेहनत का खाती है, उसको जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। आइडियोलॉजी वगैरह बोलने के लिए, जिसका पेट भरा हुआ है, जो ऐश में जी रहा है, उसके लिए आइडियोलॉजी होती है। करेक्ट। जब तक आपका पेट भरा नहीं है, तब तक विचारधारा, आइडियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं होता। दो समय का पेट भरना जरूरी है। भूख लगती है, खाना चाहिए, प्यास लगती है, पानी चाहिए। जब वो मिल जाता है, उसके बाद बड़े बड़े आइडिया आ जाते हैं कि चलो मैं फिल्म बनाऊंगा, चलो मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा, चलो मैं टावर बनाऊंगा, चलो मैं डैम बनाऊंगा। वो बात की बात है। अभी मुझे भूख लगी है, क्या देने वाले हो पता नहीं, मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए।
तो वो तो देखो, मोदी ने इनका हथियार जो ले लिया है सबसे बड़ा, कि जो जो बोलते हैं ना, जेनजी कुछ करेगा, लोग रास्ते पर उतर आएंगे, भूखे लोग रास्ते पर उतर आते हैं। इसने लोगों के भूख का सामान उनको दे दिया है, और 5 साल आपको खाना राशन मिलेगा। तो उनकी तो जो कमाते हैं वो बाकी की चीजों के लिए खाने की सुविधा तो मोदी ने दे रखी है। गैस सिलेंडर भी सहूलियत पर मिलता है, सब्सिडी पर मिलता है। तो जिसके लिए खुन्नस में आकर लोग रास्ते पर उतरेंगे, वो तो ईंधन बचा नहीं है। तो जेएनजी रास्ते पर क्यों आएगा? देखो, मैं मेरे पास माचिस है, लेकिन जलने वाला सामान चाहिए ना, तब मैं होली मनाऊंगा। जलने वाला सामान ही मोदी ने रखा नहीं इनके लिए। तो ये छटपटा रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये क्या तिल्ली जलाकर आग लगाना चाहते हैं, लेकिन जलने के लिए सामान कौन सा है? ना लकड़ी है, ना पेट्रोल है, ना कोई डीजल है या और कोई गैस है। क्योंकि आम इंसान जो है वो जीने से तंग आ जाता है, बड़ी मुश्किलों में फंस जाता है। पेट खाली होता है तो पेट की आग, बाहर की आग एक हो जाती है। तो ये बाहर की आग लगाना चाहते हैं, लेकिन पेट के अंदर तो आग है नहीं। तो इसलिए अब जो जो मामला गुजरात में हुआ वो पूरे देश में हो गया। अब मोदी वो इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहा है। जो जो गरीब देश है, उन्होंने G20 में थे तो उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को ही मेंबर कर लिया, जिसमें कुछ 20 या 21 छोटे छोटे देश है। वो गरीब देश है, उनको फ्री में वैक्सीन दिया। तो वही दिखा दे रहा है कि ये इंसान हमारे जिंदगी में कुछ स्टेबिलिटी लाना चाहता है। वो अपने देश में ला रहा है, हमारे भी जिंदगी में ला रहा है। तो पूरी दुनिया उसके लिए पागल हो चुकी है। तो उसको आप रोक नहीं पाओगे। आप डीप स्टेट बनाओ या इल्यूमिनाटी बनाओ और कुछ बनाओ, कितने भी षड्यंत्र करो, इसको नहीं मार पाओगे। तो जो हमारे इसके सनातन की कथाएं, भक्त प्रहलाद हो या भगवान श्री कृष्ण हो, बच्चे को कंस जाके जेल में मारता था बच्चा पैदा होगा तो, लेकिन ये तो बच्चा बच गया जिसने कंस को खत्म कर दिया था। तो वो डरने वाला नहीं है। वो डरने जो नियति ने पैदा किया है। पर इसे अब धुरंधर कहां से आ गया अचानक? मुझे बोला ना, बॉलीवुड एक इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा सर। उसको कहां से धुरंधर आ गया? तो धुरंधर वहां से आ गया जहां से उरी, ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल, वैक्सीन वॉर, ये एक एक करके सीढ़ियां चढ़कर आया है। हम 10वीं पायदान पर धुरंधर को देखते, लेकिन पहले पायदान पर कभी कश्मीर फाइल था, ताशकंद फाइल था। इनको बाइकआउट किया जाता था, उनको थिएटर नहीं मिल रहे थे, उनको फाइनेंसर नहीं मिल रहे थे। आज जो उठेगा वो बोलेगा अरे 1000 करोड़ ले ले तू, मेरे लिए पिक्चर बना। लेकिन वो होते होते 10-11 साल तो निकल गए। तो ये अगर जो कोई समझेगा वो मोदी को एनालाइज कर सकता है। मोदी मोटिवेट करता है, मोदी मोटिवेट करता है, मोदी खुद काम नहीं करता। देखो वो जो क्रिकेट की लड़कियां वो जीत कर आई थी, तो उन्होंने एक लड़की वहां बोली कि हम 2017 में आपसे मिले थे, लेकिन बिना कप के आए थे, लेकिन फिर भी आपने हमें मोटिवेट किया था। हार कर आए थे, लेकिन आपने मोटिवेट किया था। तब सोचा था लेकर आएंगे तो कप लेकर आएंगे, आज ट्रॉफी लेकर आए। तो ये जो बात होती है, मोदी जाकर लेडीज गर्ल्स क्रिकेट खेले नहीं है, लेकिन कब मोदी के जमाने में क्यों आ रहा है? तो वो भी सोचना पड़ता है। तो जब ऐसा इंसान सोचता है तो छोटी बात नहीं सोचता, तो बड़ी बात सोचता है। और बड़ी बात का मतलब, अगर गुजरात बदल डाला, देश बदल डाला, तो दुनिया बदल डालूंगा। अगला टप्पा क्या होता है सोचो।
अगला टप्पा होता है कि अगर वहां से गुजरात और गुजरात से भारत बदल सकता हो तो दुनिया भी बदल सकता हो। वो बोलते हैं ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया उठकर खड़ी होती है, खड़ी करने वाला चाहिए। तो ये इंसान वैसा है, वो मोटिवेट करता है अपने आप में। देखो ये खान से पत्थर मिलते, उसको तराशने वाला उसको हीरा हीरा बनाता है, वरना वो पत्थर ही है। तो जब ये होता है, अभी अभी भी मैंने कहीं एक सुना, वो अक्षय खन्ना इतना अच्छा एक्टर है वगैरह, तो बहुत बड़े बड़े बैनर वाले उसको लेना चाहते हैं। तो वो बात जहां फिल्मों में है, तो वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी है। आप एक सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले या 2 साल पहले तक चाइना 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 बड़ी पावर, ये वो बोला जाता था। आजकल चाइना महासत्ता, इसकी बात कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया का हर छोटा मोटा देश कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंडिया की तरफ देखने लगा है। सुपर पावर वो होती है, पैसे वाला तो साहूकार भी होता है, लेकिन जो दानशूर होता है उसकी तरफ लोग देखते हैं। उसके पास कितना पैसा है नहीं, लेकिन उसके पास कितनी संपत्ति है नहीं, लेकिन उसकी इतनी देने की इच्छा है, वो देखा जाता है। और वो महासत्ता होता है, वो महासत्ता होता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, और इसके लिए पार्लियामेंट का सैंक्शन वगैरह अगर कुछ चाहिए, ऐसा कुछ शायद इनके दिमाग में चल रहा है। सर, ये आप थे एक जिसने बिहार के बारे में इतनी एक्यूरेटली बताया था कि क्या होने वाला है वहां पर। तो आपका जो एनालिसिस था एकदम, आई मीन, आप मेरे ख्याल से अकेले कंट्री में एक थे जिन्होंने बोला था 200 क्रॉस करेगा आराम से। नहीं नहीं, वो एक आपको बता दूं, वो ये मुझे ऐसा बोलते हो अच्छा नहीं लगता। इसका कारण ये लॉजिकल था। मैंने कोई बड़ा ढूंढ कर निकाला, इन्वेंट किया, ऐसी बात नहीं है। आप खबर देखते हो ना, तो जो खबर है वो समुंदर का सतह होता है, जहां बहुत बड़ी बड़ी हम लहरें देखते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर नीचे का तो स्टेबल होता है, समुंदर स्टेबल होता है। अंदर उछल कूद नहीं होती 1-1.5 किलोमीटर नीचे जाओ तो जो खबर आपके सामने होती है, वो लहर उठती है लेकिन नीचे भी गिरती है। तो गिरती है, वो कहाँ गिरती है देखो तो खबर मिलती है। अब आपको बता दो, जो मैं जयपुर में था हमारा जो कॉन्क्लेव था, तो वहां तक मैंने बोला था 160 मेरा पक्का फिगर है, लेकिन 175 हो सकता है, ये मैं बोला था फर्स्ट राउंड के बाद। लेकिन 10 तारीख को वापस दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद जब दिल्ली पहुंच रहा था, उसी वक्त बॉम्ब स्फोट हो गया लाल किले के पास, ब्लास्ट हो गया। तो मैंने ओमकार वगैरह को बोल दिया कि भाई कल बम्पर वोटिंग होगी, 8-10% तो बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो इसका बड़ा इम्पैक्ट रिजल्ट पर होगा। अब दूसरी बात बोलो, एक वीडियो मैंने देखा था, ऑर्डिनरी वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं, ये ग्राउंड रिपोर्ट करते घूमने वाले होते हैं ना, तो एक 8-10 लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, उनका रिएक्शन था चुनाव पर। तो वो पूछ रहा था कि ये है, वो है, क्या क्या है, बहुत सारे सवाल पूछे। एक सवाल ये पूछा कि आपको नीतीश चाहिए या तेजस्वी चाहिए। तो वो लड़कियां बोली, नहीं नहीं नहीं, तेजस्वी नहीं चाहिए, हमको 4 बजे घर में बंद नहीं होना है, हमको शाम को भी घूमना है। अब दूसरी बात उसमें ये थी कि ये सब स्कूल की लड़कियां थी, वो वोटर नहीं थी, 12, 14, 15 उम्र की लड़कियां थी, और वो लड़कियां मुस्लिम थी, ये समझना जरूरी। स्कूल की लड़की है जो वोटर नहीं है, वो मुस्लिम लड़कियां है। तो ये दिमाग में रह गई, ये इसका इंटरव्यू लिया ठीक है, लेकिन ये लड़कियां तेजस्वी क्यों नहीं चाहती? वो बोल रहे हमको घर में बंद नहीं होना है। आ गई आई मीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आती। इनके दिमाग में, ये बात कहां से आ गई? आवाज आ रही है मेरी?
हाँ सर, आ रही। हाँ, तो इनके दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई कि भाई जंगल राज नहीं चाहिए। जब मोदी जंगल राज बोल रहे तो ये मोदी की मीटिंग में तो नहीं गई है, फिर क्या हुआ है? तो बात साफ थी, इनके घर में उनकी माँ होगी, बुआ होगी, मौसी सही बात। होगी, कोई ना कोई तो घर में जंगल राज की बात कर रहा है। इसका मतलब कम से कम 50% मुस्लिम महिलाएं ये तेजस्वी के खिलाफ वोट करने वाली है। और अगर वो है तो सुनामी हो सकती है, इसलिए मैं 200 तक पहुंच गया था। तो बंगाल तो में क्या होगा? बंगाल में मैं मान रहा हूं आज की तारीख में 150 सीटें बीजेपी लाने वाली है। हाँ, अभी उसमें बढ़ाना कितना है ये ममता दीदी तय करेगी, ये अमित शाह या मोदी नहीं तय करेगा। 150 तो आने वाली है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी होगी तो ममता के कारण हो सकती है। देखते हैं ममता क्या करती है। ये आपका पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ आपके इंटरनेट में नहीं प्रॉब्लम आ है रहा है क्या? सर, एकदम बढ़िया है सर, आ रहा है। ठीक है, नहीं हाँ जी। मुझे आपका पिक्चर नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, बात चल रही है तो बात हाँ रिकॉर्ड हो रही हाँ है ना। सर, अब मेरे को ये पूछना था अभी आपसे, अभी महाराष्ट्र में एक वो जो हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बड़े खराब कमेंट दिए हैं। ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, ये किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ये लोग। क्या ये जिस तरह के कमेंट आते हैं, मोदी तेरी कबर खुलेगी, इंडियन आर्मी को बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जब ऐसे कमेंट आते हैं सर, तो ये क्या करना चाह रहे हैं सर? इनका पॉलिटिकल मोटिव क्या है? पॉलिटिकल मोटिव है ही नहीं, ये फ्रस्ट्रेटेड है। ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि करना है तो क्या करना है। तो जैसे हमारे गांव में बोलते हैं गावात लगीन आणि कुत्र्याक बोवाळ, यानी हुँ, गांव में अगर शादी वगैरह हो रही है तो लाउड स्पीकर बज रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और घोड़े पर से दूल्हा आ रहा है वगैरह। तो कुत्तों को समझ में नहीं आता कि कहाँ भौंकू, इस तरफ भौंकू या उस तरफ भौंकू। तो बिल्कुल इन लोगों की हालत वैसे हो गई है। वो 10 जगहों से आवाज आ रही है तो ये 1 मिनट यहाँ भोंकते, घूमकर वहां भोंकते, घूमकर पीछे भोंकते। इस ढंग से पृथ्वीराज चौहान की वो बात में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। यानी हमारे मराठी में और एक अच्छी कहावत है, आत्याबाईला मिशा असत्या तर, यानी अगर बुआ को मूछे होती तो उसे चाचा कहते। तो इसमें अगर वो कुछ फाइल अमेरिका में निकलने वाली है, वो वहां के पॉलिटिशियंस की है, तो उसमें मोदी का होगा, और मोदी का होगा तो मोदी को सत्ता से उतरना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, मेरी समझ में नहीं है। अभी अगर सूरज होता तो दिन होता, ऐसा मैं रात को बोलूंगा, इसका कोई मतलब होता नहीं ना। तो ये कुछ भी बकते जा रहे, उनको भी अंदाजा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। उसमें कोई दम नहीं है। सिर्फ क्या होता है, टाइम पास करने के लिए और न्यूज में रहने के लिए ऐसी बातें छेड़ी जाती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और न्यूज हमारे मराठी के जो न्यूज चैनल वाले हैं, उनकी हालत संजय राउत ने बुरी कर दी है। वो अचानक बीमार हो गए, वो अस्पताल में चले गए या ट्रीटमेंट ले रहे, तो चैनल वालों को हर रात हर सुबह कोई बकवास करने वाला नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, हमारी भी, आप भी मीडिया से हैं सर, आप मेरे को ज़रा ये समझाइए, हमारी मीडिया जिस तरह से बदतमीज़ हो रही है, कुछ भी, कहीं पे भी कोई वैलिडेट नहीं करना, कोई चेक नहीं करना, कुछ भी बोल दो। बिहार के इलेक्शन पे सर, हमारी एक मीडिया चैनल एनडीटीवी ने वीर सांघवी और चेतन भगत को बिठा के डिस्कशन करी। हम्म। अरफा खानुम शेरवानी की जो रोना चल रहा है उसका धुरंधर मूवी के हिसाब में, हर कोई न्यूज़ चैनल उसको बिठा के बुला रहा है, बता रहा है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं इकोसिस्टम बड़ा खराब है। भाई हवा तो तुम ही दे रहे हो उनको। तो हमारी मीडिया को क्या हो गया है सर? नहीं, मीडिया को कुछ होगा नहीं, उनको काम नहीं करना है। देखो, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में आप 15-20 साल से काम कर रहे हो और आप खुश नहीं हो, तो बस यहाँ की फाइल उठाकर उस टेबल पर रखो, उस फाइल टेबल से उठाकर यहाँ रख दो, काम तो कुछ नहीं होता। तो वैसे ही इनके पास
खबर लेने के लिए जाना है, कुछ खबर समझ लेना है, उसका एनालिसिस करना है, उसके लिए जानकारी जमा करना है, ये मेहनत करनी नहीं है तो आसान रहता ना। ये सब बाइट जर्नलिज्म हो गया। अब देखो, 80% हम टीवी पर या न्यूज़पेपर में देखते, तो आदि ये बोला, भाऊ ने ये बोला, ओमकार ने उसको गाली दी, संजय दीक्षित ने उसका कान पकड़ा, बस बाइट जर्नलिज्म है। कुछ कुछ घट रहा है उस पर कुछ आ रहा है नहीं, जो कोई घटेगा या 10 साल पहले घट चुका है बस उस पर बातें करते रहो। अभी एक तरीके से, हाँ, एक तरीके से उसको क्रिकेट जर्नलिज्म बोल सकते हैं। मेरी एक मान्यता है बहुत सालों से, क्रिकेट मैदान पर खेली नहीं जाती, क्रिकेट मुंह से खेली जाती है। जो 11 खिलाड़ी है मैदान में उतरते हैं, सामने वाले 11 खिलाड़ी उतरते और बाकी वो खेलते नहीं, स्टेडियम में बैठे हुए और कमेंट्री सुनने वाले ही क्रिकेट खेलते हैं ज्यादा। वो बेचारे खेलना है वो खेलेंगे, लेकिन लड़ते कौन है? लड़ते सुनने वाले और देखने वाले। तो जर्नलिज्म भी वैसा हो गया कि जो कुछ होता है वो होते रहता है, इसका इनको पता नहीं है। तो इसलिए मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं घर से भी ज्यादा बाहर नहीं निकलता, लेकिन यहां बैठकर अगर मुझे बिहार में होने वाली जो हलचल है उसका पता चलता है, उसका मीनिंग मुझे समझ में आता है, लेकिन ग्राउंड पर जाने वाले को नहीं होता। उसका कारण है कि उनका एजेंडा तय है, वो एजेंडे के तहत वो जाकर लोगों से मिलते हैं और लोग कुछ भी बोले, ये अपने मन की बात घुसेड़ देते। तो ये जर्नलिज्म हो गया, उस पर से लोगों का विश्वास उठ गया। लोग कहाँ देखते, इनकी टीआरपी है कहाँ? अगर टीआरपी नहीं तो अच्छे लोग नहीं आते तो ठीक है, चेतन भगत को लाकर बैठा दो या नासिरुद्दीन शाह को बुलाकर चुनाव के विश्लेषण करो, ये चलेगा। क्योंकि इनके अब इतने बड़े इतने चैनल बन गए, सैटेलाइट चैनल, तो उस पर प्रवक्ता भी कितने आएंगे? हर पार्टी क्या 40-40 प्रवक्ता रखेगी? तो इनको भी दिन भर थक जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स करना है तो डिबेट कर लेते हैं, भाई हम कम बोलेंगे और मेहमान ज्यादा बोलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो रोने वाले रोते रहे, मोदी के लिए रास्ता आसान बना देते, ये तो सच है। पर मतलब इतना मेरे को तो समझ में नहीं आता सर, जब भी मैं इनको थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, कोई इनको देखता नहीं है, कोई कुछ नहीं, और मतलब बैठ के रोज़ शाम को वहाँ पर वही हंगामा करना है, वही 10 लोगों को बुला के डिबेट करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। कोई इनका नैरेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप वही बोल रहे थे सर, मीडिया में तो कोई दिखता नहीं है कोई कुछ करने, तभी आपके जैसे लोग हैं जो हम जितना रिस्पेक्ट करते हैं आपको, और हमारे जैसे छोटे-छोटे चैनल्स हैं जो ज़्यादा वो चलते हैं सर। लास्ट में मैं एक चीज़ पूछूँगा सर, हमारे देश में एक आधा फ्रंट है, जो पूरी तरह से इस टाइम पे एक तो फड़फड़ाया हुआ है बहुत बुरी तरह से, इनका दिखता है कि भैया फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। वो फड़फड़ाने की जो चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। दूसरी तरफ से ये लोग नए-नए तरकीब निकाल के खड़े हो जाते हैं, कभी हिदमा, कभी ये, कभी वो। रोज़ कुछ नया लेके खड़े हो जाते हैं और बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये हाफ फ्रंट की जो अभी सिचुएशन दिख रही है, धीरे-धीरे करके मोदी जी इनकी टाँगें तो काट रहे हैं। बट जो लोग गुस्सा होते हैं कि ये अभी भी बाहर घूमते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? कैसे नहीं, कैसे ये आगे जाएगी? मैं कहता हूं ये लोग सब मीडिया तक सीमित है, इनकी हुँ, सब लड़ाई। अब टीवी बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, आपको हाफ फ्रंट नहीं दिखेगा। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो, आपको लगेगा अरे देश में सब आराम है, कोई गड़बड़ नहीं है। कहा हुँ, कहीं गड़बड़ नहीं। मैंने कभी एक जेफरसन का एक कोट पढ़ा था, आई नेवर रीड अ न्यूज़पेपर एंड आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। अब सोचिए, ये 250 साल पहले उसने बोला था, 250 साल, जब हमारे देश में ब्रिटिश आए भी शायद नहीं थे, तब की बात है। हुँ, तो ये सब माहौल बनाते हैं जो असलियत में है नहीं, मीडिया में है। एक दिन अचानक कोई अरुंधति राय आती है, कोई और मलाला आती है, उसको नोबल 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 हम लोग बोल देते हैं। रास्ते पर के गांव में जाकर पूछो कौन मलाला, किसको पता नहीं है। हम पढ़ने वाले लिखने वाले इसलिए हम डर जाते हैं, अरे बाप रे ये तो हो गया।
अरे ये सब इनकी सबका रीच आउटरीच है वो 2 से 2.5% से ज्यादा लोगों तक नहीं है, तो ये लोगों के पास है ही नहीं। और इसीलिए ये जो प्रेडिक्ट करते हैं वो गलत साबित होता है। इसका कारण तो यही है, इनके लिए भारत का जो पॉपुलेशन है वो 2.5% है। 97.5% इनको मालूम ही नहीं है, ये वहां तक पहुंचते ही नहीं है। तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, और इसलिए मोदी डरते नहीं है। आपको याद होगा ये लोग यही लोग बोल रहे थे कि देश बहुत दूर तक फैला हुआ है और पूरा देश का मतलब गुजरात नहीं है, मोदी को देश का पता नहीं है, ये बोल रहे थे ना। तो पूरे देश में 11 साल पहले मोदी छा गया, और मोदी छा रहा है इसका तक इनको पता नहीं, क्योंकि देश कहां फैला है इनको ही पता नहीं है। तो ये बोलेंगे होल इंडिया इज लुकिंग एट यू, पूरा देश सुन रहा है। अरे तेरों को 1% लोग नहीं सुनते तो पूरा देश कहां से लाए हो भाई। और ये कोई कांग्रेस का प्रवक्ता हो या चमचा नेता हो वो बोलेगा अरे वोट चोरी तो हो रही है, आप जानते हो, सब जानते हैं, और सब जानते हैं तो चिल्ला क्यों रहे, चुप बैठ। जो कुछ एक्शन कर रहे हैं तो सब लोग एक्शन लेके, तू क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि तुझे मालूम है किसी को भी पता नहीं है। जब हम बोलते हैं कि ये पब्लिक है सब जानती है, इसका मतलब पब्लिक कुछ भी नहीं जानती, ये पहला समझ लो। तो जो मीडिया में बात आती है, जो मैंने अभी अभी एक मराठी में वीडियो डाला है, तो मैंने बोला है उद्धव को, यार तुझे बीएमसी जीतनी है तो पहला एक काम कर ले, पूरा का पूरा मराठी मीडिया तुझे गाली दे, ऐसा कुछ कर देगा तो जीत जाएगा। इसके बाप को बाला साहब ठाकरे जीत गए क्योंकि उनकी पूरी लाइफ पूरा मीडिया उनके खिलाफ था और वो जीतते रहे। आज पूरा मराठी मीडिया उद्धव का समर्थक है, उद्धव डूब रहा है। पूरा दुनिया का मीडिया मोदी के खिलाफ है और मोदी जगत जेता है। कितनी अजीब बात है देखो। और ये रहस्य मोदी जान गए कि जितना मैंने एक बार मुझे एक डिबेट था, ओपन डिबेट था, उधर पूछा गया क्या लोगों को मोदी का डर कर रहना पड़ेगा, क्या मोदी किसी से डरेगा नहीं। मैंने बोला बिल्कुल डरेगा, बिल्कुल डरेगा। तो बोले क्यों डरेगा, किससे डरेगा। मैंने बोला जिस दिन राजदीप सरदेसाई, आशुतोष, बरखा दत्त मोदी की सराहना करने लगेंगे, मोदी की नींद उड़ जाएगी, ये साला क्या गलत कर रहा हूं, ये मेरी चमचगिरी करने लगे, यानी मेरे डूबने के दिन आए, ये मोदी मानेंगे। और जब तक ये लोग गाली दे रहे तो मोदी को पता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। सबसे बड़ा जो थ्रेट दिखता है, ये तो देखिए मेरे को तो सर, मैं देखता हूँ कि जो पूरा जो मुस्लिम इकोसिस्टम है हमारे देश के अंदर, उसको मोदी जी ने बड़े ध्यान से टैकल करा है। सबसे पहले उनका जो विमेन के ऊपर कंट्रोल था 3 तलाक से, वो हटाया। अभी लैंड गया उनका, अगला बोल रहे हैं यूसीसी आ रहा है। तो ये जो एक इस्लामिक इकोसिस्टम है सर यहाँ पर देश के अंदर, और ये लोग फिर क्या-क्या करते हैं आपने भी देखा ही है कि सड़क के ऊपर ये वो सब कुछ चीज़ें। उसका एक हल कुछ आपको दिखता है आता हुआ आगे सर? नहीं नहीं, उसमें कोई बड़ी बात देखो, मुस्लिमों को मोदी ढंग से हैंडल कर रहे हैं, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। आज अगर देश के लिए चिंता का विषय है तो ये डुप्लीकेट मुस्लिमों की चिंता करो, जिसका नाम आशुतोष है, राजदीप सरदेसाई है, बरखा दत्त है, राहुल गांधी है, ये डुप्लीकेट मुस्लिम है, ये ओरिजिनल नहीं है, मुस्लिम है ही नहीं। सच्चे मुस्लिम है, इनको भी आहिस्ते आहिस्ते पता चल रहा है कि इनके साथ रहेंगे तो हमारी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो सच्चे मुस्लिम, ओरिजिनल मुस्लिम है, ये इनसे दूर भाग रहे। और मुस्लिमों की लड़ाई एक तरीके से आउटसोर्स हो गई है, वो सेक्युलर और लिबरल लड़ रहे, मुस्लिम नहीं लड़ रहे, मुस्लिम नहीं। अब देखो धुरंधर की बात आ गई, रास्ते पर कौन आ गया, एक भी मुस्लिम नहीं है, ये सब लिबरल और सेक्युलर चल रहे। तो मुस्लिम ये प्रॉब्लम है नहीं, उसकी चिंता मत करो। ये करने के लिए मोदी को हमने चुना है, मोदी अपना काम कर रहे, हमको उन पर भरोसा रखना चाहिए। और हमेशा एक बात होती है, जो कमांडर होता है
जो आपका जनरल होता है उस पर भरोसा करो, उस पर शक मत लो। हाँ, वो पूछा जाता है, कोई शक कोई सवाल, यानी मत पूछो, मुझ पर भरोसा करो, वो सेनापति होता है। तो सही मोदी में वो सर। सेनापति है। आप आपने अब देखो ये कितने गधे हैं कि ये नितिन नवीन कहां से आ गया, ये आपके दिमाग तक नहीं था, ये आपकी नजरों के सामने नहीं था। अचानक एक नया प्रेसिडेंट आ गया। पिछले 2-3 साल से चर्चा बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, तो संजय जोशी होगा, फिर भूपिंदर यादव होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर फडणवीस होगा। इनके दिमाग में नहीं था, इनके दिमाग में रामनाथ कोविंद नहीं था, इनके दिमाग में द्रौपदी मुर्मू नहीं थी, इनकी दिमाग में राधा कृष्णन नहीं था, इनकी दिमाग में नितिन नवीन नहीं था। और ये पूरी जानकारी हमारे इनके थंबनेल देखो, मोदी को घेरा। हाँ, घेरने का मतलब पता नहीं और घेरा बोल देते, अब क्या बोलेंगे। हाँ, तो चलता रहेगा। हमारे 19 तारीख लिए को भी ये लोग देखो, एक बात मैं मैं इनको एंजॉय करता हूँ। सर 19 घर में तारीख को हमारी रिजाइन करने नाती आ रहे ने, मेरी नाती ने, बेटी की बेटी, उसके साथ खेलता हूँ, उसकी मस्ती, उसकी शरारत एंजॉय करता हूँ, या आशुतोष वगैरह अजीत अंजुम को एंजॉय करता हूँ। वो बच्चे जैसे, वो जिस ढंग से खेलते मैं एंजॉय करता हूँ। ये आज क्या बचकानी बकवास बकवास करेगा, वो सुनता हूँ, मुझे मालूम है इसमें कुछ कुछ दम नहीं। इनके पिछले 2-3 साल के आप थंबनेल निकाल कर या वीडियो निकाल कर देखो, एक बात सच नहीं निकली, एक बात। करेक्ट। तो आज की बात सच में क्यों मानूं, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जिस ढंग से पॉलिटिक्स हो रही है, तो ममता दीदी डर गई है, क्योंकि ममता को पता चल गया इनके भरोसे, मीडिया के भरोसे रहे तो डूब गए। वो अपने तरीके से जा रही है, तो ये चिंता की बात नहीं है, देखेंगे क्या होता है। सर आपने ये चीज़ जो बोली है ना सर, ये वही सरवारकर, वीर सावरकर के जो शब्द हैं कि भाई डरो तो उस हिंदू से डरो जो हिंदू बन के घूमता है लेकिन वो काम किसी और की तरह करता है। आई थिंक आपने वही चीज़ बोली है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको सबको समझनी है सर। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला मेरे लिए एंड ये चीज़ें बताई। ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करिए चैनल को। भाऊ सर की बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये एक्सपीरियंस बात कर रहा है, ये एक एक दूर का नज़रिया बात कर रहा है। नमस्कार सर, थैंक यू।